इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, मतलब लोग महंगे फोन खरीद रहे हैं और ऐसे मार्केट के अंदर वीवो सैमसंग और एप्पल को पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन पर बैठा है। वही वीवो जो कुछ साल पहले तक सैमसंग से बिल्कुल आधे फोन बेचा करता था। सैमसंग जो इंडिया में आज टोटल 21 मॉडल बेच रहा है और जिसमें से 5 दुनिया के सबसे बेस्ट सेलिंग फोन्स हैं। उस सैमसंग के कस्टमर्स को वीवो अपने सिर्फ 15 मॉडल्स के साथ खा रहा है। लेकिन कैसे? इंडिया जहां पर एक स्मार्टफोन का एवरेज सेलिंग प्राइस अब बढ़कर 21,000 रुपए हुआ है, वहां वो मॉडल कैसे टॉप कर सकता है जहां पर इसके सारे प्रोडक्ट्स का एवरेज प्राइस 29,000 रुपए है, जिसके 90,000 रुपए के फोन में एड्स आते हैं, जिसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इंडिया के टॉप 5 यूआई के अंदर कंसीडर भी नहीं किया जाता। वेल, इस क्यों और कैसे के लिए मेरे पास एक नहीं 6 रीजंस हैं। तो चलो फिर 1 साल से इसको अपना सेकेंडरी डिवाइस यूज करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है उसका इस्तेमाल करते हैं वीवो की साइकोलॉजी समझने में। शुरू करते हैं इसके कैमरा से। देखो, एक अच्छी फोटो खींचने के लिए 2 चीजें चाहिए, लाइट की समझ और अच्छी स्किल। और मुझे और सड़क पर चल रहे 95% लोगों के पास ये दोनों ही चीजें नहीं होती। लेकिन फोटोज हम सबने ऐसी खींचनी है, तो वीवो ने हमारी एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम को फिक्स किया। लुक एट दिस फोटो। ये एक्सट्रीम धूप के अंदर खींची हुई फोटो है, लेकिन आप हाईलाइटेड पार्ट को देखो, शेडो के पार्ट को देखो, डिटेल्स को देखो, यहाँ पर कुछ भी आपको इम्परफेक्ट नहीं दिखेगा। ये मेरा दोस्त चल के मेरे पास आ रहा था, मैंने रैंडमली फोटो खींची। ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ पर पोज दिया है और फोटोशॉप वगैरह करने के बाद ये फोटो ऐसे निकल कर आई है। फोटोशॉप से याद आया, हम सबको सोशल मीडिया पर डालने के लिए ऐसी फोटोज चाहिए, लेकिन वो कभी खींच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये फोटो एक्चुअली में खिंचती नहीं है। ऐसी फोटो बनाने के लिए बहुत सारी एडिटिंग करी जाती है, लेकिन हमें तो वो आती नहीं। तो वीवो ने अपनी पूरी पोस्ट प्रोसेसिंग के पाइपलाइन को ऐसे ही डिजाइन करा है कि वो आपके चेहरे के, आपके बॉडी के इम्परफेक्शंस को छुपा सके। जैसे जब मैंने ये फोटो खींची थी तो मेरे दोस्त के चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स थे, लेकिन फोन ने स्किन स्मूथनिंग, शेडोज में डिटेल्स को इधर उधर छेड़ के इस फोटो को ऐसे दिखाया जैसे पिंपल्स बहुत ही कम है। ये लो लाइट के अंदर फोटो खींची गई है, इसलिए स्किन स्मूथ थोड़ी ज्यादा दिख रही है, लेकिन मेरे स्किन का टेक्सचर इतना स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी परफेक्ट स्किन टोन वगैरह को देखने के बाद मेरे जैसा इंसान जो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से फोटोज नहीं खिंचवाता, वो इस फोन के साथ बहुत सारी फोटो खिंचवा चुका है। मैं आईफोन पिछले 6 सालों से यूज कर रहा हूं, इसमें कंबाइंड इतनी फोटो नहीं है जितनी मैंने इस फोन से खिंचवा ली। और ये तो वीवो का X100 Pro है, X100 Ultra भी मार्केट के अंदर है जिसके कैमराज इससे भी बेटर है। तो फिर से मैं वही बात कहूंगा जो मैंने कई बार कह रखी है कि ये फोन्स आपको वैसा दिखाते हैं जैसा आप दिखते हो, ये वैसा दिखाता है जैसा आप दिखना चाहते हो। एंड दिस इज द ब्रांड वैल्यू फॉर वीवो, विच इज आवर सेकंड पॉइंट। लेकिन ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करने से पहले एक ब्रांड को संभालना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। मेरे पास आपके लिए उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। उडू का CRM एक ऐसा ओपन सोर्स बिजनेस मैनेजमेंट टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस और कस्टमर्स दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। चाहे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, स्टोर्स, इवेंट्स या फिर सोशल मीडिया के लीड्स को मैनेज करना हो या फिर क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखना हो, ये सारे काम आप एक ही जगह पर एक ही टाइम पर एक्यूरेटली मैनेज कर पाओगे विद उडू CRM ऐप। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये लाइफ टाइम फ्री है विद अनलिमिटेड यूजर्स। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से हर एक लीड के सेल्स साइकिल का स्टेज मैनेज कर पाओगे। इन लीड्स को आप अलग अलग व्यूज में देख सकते हो, लाइक लिस्ट, कैनवन, मैप्स एंड मोर। आप हर एक लीड के कम्युनिकेशन से लेकर डिटेल्स सब कुछ एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हो। प्लस बिजनेस करने वालों को पता होगा कि सेल की इनसाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मजे की बात यह है कि आपको उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको आपके सारे सेल्स के बहुत इन डेप्थ इनसाइट्स मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो उडू CRM ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइफ टाइम फ्री है, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना और अपने बिजनेस को बढ़ाने में इसकी हेल्प जरूर लेना। ओके, तो ब्रांड 2 चीजों से बनता है, एक्सपेक्टेशंस और प्राइसिंग। जब लोग आपके ब्रांड के साथ कोई इमोशन या एक्सपेक्टेशन जोड़ देते हैं तो समझ लो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। लाइक गूगल, विच मीन्स वेब सर्च। लोग इंटरनेट पर सर्च नहीं करते, गूगल पर करते हैं। रेड बुल मीन्स एडवेंचर। सैमसंग मीन्स बेस्ट एंड्रॉइड फोन। आईफोन मीन्स अमीरी। ऐसे ही वीवो ने शुरू से अपने आप को कैमरा के साथ इंटीग्रेट करके रखा है। इसी वजह से नाउ वीवो मीन्स कैमरा। और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ मार्केटिंग से नहीं होती, क्योंकि मार्केटिंग तो वीवो भी अपने आप को एज अ कैमरा स्मार्टफोन ही कर रहा है, लेकिन उसके फोन कहाँ बिकते हैं? एक्सपेक्टेशन लोगों के अप्रूवल के बाद आता है। लाइक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और लोगों ने इसे अप्रूव कर रखा है। इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। पिछले 1 साल से ये फोन मेरे हर एक ट्रिप में मेरे साथ था, और मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग गए हैं जो हर साल आईफोन को अपग्रेड करते हैं। क्यों? बिकॉज आईफोन तो आईफोन है। ऐसे मंदबुद्धि जीवों के बीच जब ये तीनों फोन एक साथ थे तब किसी ने भी इन दोनों फोन्स को हाथ भी नहीं लगाया। जब भी मेरे दोस्तों के साथ कोई ट्रिप होती है सबका यही सवाल होता है, वीवो लेके चल रहा है या नहीं। तो वीवो ने मार्केट करके लोगों को बताया कि हमारा बेस्ट कैमरा है, लोगों ने इसे अप्रूव कर दिया और धीरे धीरे करके वीवो एज अ कैमरा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। अब जरूरी नहीं है कि लोग इसी फोन को खरीदे कैमरा के लिए। वीवो के किसी भी फोन के लिए लोगों को यही लगेगा कि वो एक बेस्ट कैमरा फोन देता है, लेकिन ये सब सही प्राइसिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। और वीवो ने सही प्राइसिंग के लिए
दो कमाल की स्ट्रेटेजीज अपनाई है। एक तो ऐसी है जो उसको पता भी नहीं था कि आगे चलकर इतना ज्यादा काम आएगी। लेकिन प्राइसिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन दोनों में से कौन सा फोन महंगा है? ऑब्वियसली आईफोन नहीं, ये है रेड मैजिक का ट्रांसफॉर्मर सीरीज का फोन जो आईफोन से महंगा है। लेकिन आपने आईफोन को क्यों चुना? इस लोगों ने हमें ये बता रखा है कि ये एक महंगी चीज। इसी तरह किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमारे दिमाग में उसके लिए एक परसेप्शन बना देती है। जैसे रेडमी या रियलमी, हमारे दिमाग में इनका परसेप्शन है कि ये बजट के अंदर फोन बनाते हैं। इसीलिए जब रियलमी अपना GT सीरीज 40,000 रुपए के अंदर लेकर आया तो किसी ने भी नहीं खरीदा कि रियलमी के लिए इतने पैसे क्यों देने। इसी तरह जब वीवो ने शुरुआत करी थी तो उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हाई रखा। अब उस टाइम पर फोन के प्राइसिंग को हाई रखने की कुछ और वजह थी। वहां पर उसे अपने सेलर्स को बहुत बड़ा मार्जिन देना पड़ता था ताकि वो वीवो के फोन को प्रमोट कर सके, और दूसरा वीवो बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट करता था। ये दोनों का प्राइस जब फोन के प्राइस के साथ मिलता था तो वो एक ओवर प्राइस फोन बन जाता था। लेकिन इसी हाई प्राइसिंग के चलते कभी भी कस्टमर के दिमाग में ये परसेप्शन गया ही नहीं कि वीवो का कोई सस्ता फोन होता है। बाय द वे 20,000 से नीचे भी वीवो के फोन आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को यही पता है कि वीवो के फोन थोड़े महंगे आते हैं। और हमारे दिमाग ने बचपन से ये सीख रखा है कि महंगी चीज अच्छी होती है। इसी वजह से 30-40 हजार रुपए वीवो को देने में कोई ये नहीं कहता कि वीवो के लिए इतने पैसे क्यों देने। ये थी वीवो की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1। अब वीवो ने नोटिस करा कि ऑफलाइन मार्केट तो ठीक है, लेकिन हमें आगे और सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए ऑनलाइन मार्केट पर भी जाना पड़े। लेकिन ऑनलाइन सामान बेचने का एक बेसिक सा रूल है, आपको भले ही कोई सामान बनाने में 50 रुपए लग रहे हो, लेकिन बेचना आपको वो 10 रुपए के अंदर है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। अब वीवो ये काम अपने नाम से तो नहीं कर सकता था क्योंकि फिर उसके आगे भी सस्ता प्रोडक्ट का टैग लग जाता। तो उसने लॉन्च किया आईकू, और इसने ऑनलाइन मार्केट में जितने भी प्लेयर्स थे उसके धागे खोल दिए। जैसे वीवो का मतलब कैमरा है, वैसे ही इन 4 सालों के अंदर वीवो ने मेक श्योर करा कि आईकू का मतलब परफॉर्मेंस बने। अच्छी परफॉर्मेंस, सस्ता प्राइस, जब ये दोनों चीज ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन कस्टमर भाग के इसे खरीदेंगे। तो आईकू की हेल्प से वीवो को ऑनलाइन चैनल्स का सपोर्ट और एक्सपीरियंस मिला, और अब उसका यूज करके वो लोग अपने ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फोन भी मार्केट में ला रहे हैं जो वीवो की सेल्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो अपने नाम पर सस्ते फोन्स को लॉन्च ना करना, ये थी वीवो की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नंबर 2। लेकिन ये सब काम करेगा तब जब आप अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई कर पाओगे। आईकू जस्टिफाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से, वीवो करता है अपने इनोवेशन से। दुनिया का पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वीवो लेके आया, फर्स्ट पॉपअप कैमरा, सबसे पहला बेजललेस डिस्प्ले, फर्स्ट गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा वीवो लेकर आया। इवन अभी 2024 के अंदर भी वीवो अपनी सेमी सॉलिड बैटरीज को सबसे पहले स्मार्टफोन के अंदर लेकर आया। तो जब ब्रांड ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो लोग एक्चुअली में उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जैसे नथिंग को ही देख लो, स्मार्टफोन मार्केट एक ओवरली सैचुरेटेड मार्केट है। यहाँ पर सिर्फ अपने डिजाइन इनोवेशन के थ्रू उसने अपनी जगह बना ली। सैमसंग S24 सीरीज बहुत ज्यादा बिकी है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने इनोवेशन करा है विद गैलेक्सी AI। तो इनोवेट करने से लोगों को उनके प्रोडक्ट के अंदर USP दिखती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं, यूनिक शो ऑफ प्रोपोजिशन, जो आजकल हर किसी को चाहिए। और शायद इसी शो ऑफ प्रोपोजिशन के लिए हम इंडियंस ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी वजह से प्रीमियम ब्रांड्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ये मैं नहीं, डेटा कह रहा है। हमारा स्मार्टफोन मार्केट इन 6 सेगमेंट्स में टूटा हुआ है। एंट्री लेवल सेगमेंट जो 2023 में 20% पे था वो अब 15% पर आ गया है। मास बजट सेगमेंट 22% से बढ़कर 48% पे आ गया है। एंट्री प्रीमियम सेगमेंट 25% से ग्रो होकर 23% पर है। मिड प्रीमियम सेगमेंट 46% से गिर के 3% पे आ चुका है। प्रीमियम सेगमेंट 21% से गिर के 2% पे, और सुपर प्रीमियम सेगमेंट 44% से ग्रो करके 9% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। ये चार्ट और ये रिपोर्ट दोनों ये साफ साफ बता रही है कि हम इंडियंस ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं अगर हमें अच्छी चीज मिल रही है तो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वीवो प्रीमियम और सुपर प्रीमियम सेगमेंट के अंदर सैमसंग और एप्पल को टच भी कर पा रहा है, अभी भी यही राजा है इस सेगमेंट के। लेकिन मास और एंट्री प्रीमियम सेगमेंट जो मार्केट का 71% हिस्सा है, वहां पर वीवो इज विनिंग। और इस सेगमेंट को लीड करने की सबसे बड़ी वजह वीवो के लिए है ऑफलाइन मार्केट, जो अभी वापस ऑनलाइन से काफी बड़ा बन चुका है। जब ऑफलाइन में हम फोन खरीदने जाते हैं तो नो कॉस्ट EMI ऑप्शन जो रहते हैं वो हमें बहुत ज्यादा टेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा वीवो के फोन पे ऑलरेडी मार्जिन बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो अगर सेल्समैन चाहे तो अपने मार्जिन को कट करके फोन को बेच सकता है। तो यहाँ पर कस्टमर को लगता है कि 30,000 का फोन मुझे 25,000 में मिल रहा है तो मैं क्यों ना खरीदूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वीवो बुरे फोन बना रहा है और सिर्फ किसी तरीके से बिक रहा है। अच्छे फोन्स बना रहा है तभी फोन्स बिक रहे हैं। लेकिन वीवो के अच्छे फोन बनाने के साथ साथ बाकियों का बुरा फोन बनाना भी वीवो को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अभी हमारे स्मार्टफोन मार्केट में ये 5 प्रॉब्लम चल रही है। ग्रीन लाइन और मदरबोर्ड डेड इश्यूज OnePlus में भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओवरहीटिंग सैमसंग में है। कैमरा कंडेंसेशन वगैरह ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के अंदर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम गूगल में सबसे ज्यादा है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसे डायरेक्टली वीवो या आईकू के साथ जोड़ा जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वीवो अभी सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेच रहा है। और जिसे प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, वीवो के आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छे से उन चीजों को
को हैंडल भी कर रहे हैं। अब वीवो में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, उसकी वजह आप मुझसे पूछोगे तो शायद मेरे हिसाब से वीवो इज नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन। डेटा बता रहा है कि वीवो सिर्फ सैमसंग के नहीं वन प्लस के भी कस्टमर खा रहा है, और मेरे हिसाब से वन प्लस पैनिक में आ चुका है। इसी वजह से वो लोग कुछ भी जो अपडेट रिलीज कर रहे हैं वो बिना टेस्टिंग के कर दे रहे हैं, और इसी वजह से उनके फोन्स में इशू आ रहे हैं। वीवो को पता है कि जिस प्राइस सेगमेंट में वो लोग खेल रहे हैं वहां पर ना तो सैमसंग और ना ही वन प्लस बहुत ज्यादा फोन्स लाने वाले हैं, तो वो लोग अपना आराम से काम कर रहे हैं। तो दूसरे फोन्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से वीवो एक सेफ साइड बन जा रहा है लोगों के लिए, और इसी वजह से उसकी सेल्स बढ़ रही है। अब ऑफलाइन सेंट्रिक ब्रांड होने का एक और फायदा वीवो को मिल रहा है, जो इसकी कमियां हैं उसको लोग नहीं देख पा रहे, विच इज द सॉफ्टवेयर। अभी का FunTouch OS बहुत ही कम लोग होंगे जिनके टॉप 5 UI के अंदर आता होगा, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि FunTouch OS सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड UI में से एक है। एक बार पुराने FunTouch OS को देखो, ना तो ये कंप्लीटली iOS बन पाए थे, ना ही ये एंड्रॉइड रह गए थे। तो FunTouch OS इज ओके, लेकिन कंपटीशन ज्यादा बेटर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा फीचर रिच दिखता है। लेकिन क्योंकि नया स्मार्टफोन खरीदते टाइम केवल 7.2% लोग ही सॉफ्टवेयर को कंसीडर करते हैं, और ऑफलाइन में तो ये नंबर और भी कम हो जाता है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर जो वीवो की सबसे बड़ी कमी है वो उसके सेल्स पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती। चलो सॉफ्टवेयर ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और बातें भी वीवो से करना चाहता हूँ, क्योंकि आई वांट कि वीवो ग्रो करे, क्योंकि जब ये ग्रो करेगा तो बाकियों को डर रहेगा, बाकी और अच्छे प्रोडक्ट्स हमें लाकर देंगे। जब भी मार्केट में ऐसे कंपटीशन आता है तो सबसे ज्यादा फायदा हम कस्टमर्स का ही होता है। इसीलिए मैं कुछ बातें डायरेक्टली वीवो से करना चाहता हूं। सबसे पहला, यू आर कंसिडरिंग टू बी अ प्रीमियम ब्रांड। आपके ये फोन वो लोग खरीद रहे हैं जिनके पास आईफोन, सैमसंग और गूगल के पिक्सल प्रो सीरीज लेने के पैसे हैं। आपको इनकी तरह इसके अंदर भी अटेंशन टू डिटेल पर काम करना पड़ेगा। जैसे डिजाइन अच्छा है, अटेंशन ग्रैब करता है, लेकिन ये थोड़ा सा टॉप हैवी है। इसके साथ साथ लगभग सारे एंड्रॉइड फ्लैगशिप के फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशनिंग देखो, इसकी पोजीशनिंग सबसे नीचे है। तो जब मैं आपको 90,000 दे रहा हूं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे इस तरह की इनकन्वीनियंस फील भी ना हो। दूसरा, सॉफ्टवेयर को इंप्रूव कर रहे हो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फीचर तो दो। चाइना के अंदर जो ओरिजिन OS है उसके 1/3 फीचर भी इसके अंदर नहीं है। हमारे साथ ये भेदभाव क्यों वीवो? एड्स इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। 30-40 हजार वाले फोन में भी दे दोगे चलेगा, 90,000 वाले में नहीं चले। तो जाने से पहले मैं यही कहूंगा, वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है। वीवो के फोन नहीं लेने, मत लो। मैंने बस ये बताया कि क्यों वीवो के फोन्स बिक रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं तो बिक रहे हैं। बाकी आपने कभी कोई वीवो का फोन खरीदा है और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है उसे एक बार कमेंट सेक्शन में डिस्कस जरूर कर लेना यार, मजा आ जाएगा।